Hello everyone. In this video we are going to cover all the balance exemptions. सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन से. ओके. पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में काफ़ी सारे एग्जेम्पशंस गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं. ओके, क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहता है कि जो भी चीज़ें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे रही है, ओके, वो एग्जेम्प्ट होनी चाहिए. ठीक है, तो उस हिसाब से एग्जेम्पशन यहाँ पर दिया हुआ है. तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रोडवेज की, मतलब कि अगर आप लोग ट्रैवल करते हो बाय रोड एंड थ्रू सम मोड दैट इज बस. ओके, बस के मोड के थ्रू अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो फिर यहाँ पर एग्जेम्पशन किस तरीके से हम लोग देखते हैं. बस में वो लोगों ने बेसिकली दो बाइफर्केशन किया हुआ है, दैट इज स्टेज कैरियज एंड सेकेंड वन इज कॉन्ट्रैक्ट कैरियज. ओके, स्टेज कैरियज एंड कॉन्ट्रैक्ट कैरियज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेज कैरियज? स्टेज कैरियज मतलब कि ऐसा बसेस जो स्टॉप्स में रुकेगा. ओके, कुछ पैसेंजर्स को अनलोड करेगा, कुछ पैसेंजर्स को लेगा एंड देन वापस आगे बढ़ेगा. ओके, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेज कैरियज. कॉन्ट्रैक्ट कैरियज मतलब कि वो बस आपके घर से शुरू हुआ है एंड डायरेक्टली डेस्टिनेशन पे रुकेगा. समझ में आ रहा है? तो स्टेज कैरियज में बीच बीच में रुक रुक के चलेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैरियज में स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के डायरेक्ट एंड पॉइंट पे रुकेगा. अभी गवर्नमेंट ने जो बाइफर्केशन किया है स्टेज कैरियज एंड कॉन्ट्रैक्ट कैरियज, इसमें टैक्सेबिलिटी कैसे है? गवर्नमेंट सेज एसी बस अगर रहेगा, एसी, चाहे स्टेज कैरियज हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट कैरियज हो, ओके, दोनों ही केस में अगर एसी बस रहेगा देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल. ओके, एसी बस वुड बी फुल्ली टैक्सेबल. समझ में आया? ओके. अभी नॉन एसी बस की बात करते हैं. ओके, नॉन एसी बस. अभी कॉन्ट्रैक्ट कैरियज आपको मालूम है कि अगर आपके घर से निकला है डायरेक्टली डेस्टिनेशन पे रुकेगा. तो जैसे फॉर एग्जांपल आप मुंबई दर्शन करने गए हो. ओके, मुंबई दर्शन, तो आपके घर से आप पिकअप हुए हो, डायरेक्टली हम मुंबई दर्शन के लिए जाएंगे. तो कॉन्ट्रैक्ट कैरियज इज सच अ टाइप ऑफ कैरियज जो कि टूरिज्म के लिए भी यूज हो सकता है. ओके, लेकिन स्टेज कैरियज में बीच बीच में उतर उतर के जा रहे हैं. ओके, तो यहाँ पर टूरिज्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अपने को मालूम नहीं. बट कॉन्ट्रैक्ट कैरियज में श्योर श्योर टूरिज्म हो सकता है. क्लियर है? तो गवर्नमेंट ने बाइफर्केशन फॉर नॉन एसी बस इस तरीके से किया है कि अगर स्टेज कैरियज का नॉन एसी रहेगा, स्टेज कैरियज का नॉन एसी, तो इट इज एग्जिम. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैरियज का अगर नॉन एसी रहेगा तो टूरिज्म के लिए रहेगा, देन इट इज टैक्सेबल. एंड अगर वो अदर देन टूरिज्म रहेगा देन इट इज एग्जेम्प्ट. ओके, मैं वापस से रिपीट करता हूँ. स्टेज कैरियज, कॉन्ट्रैक्ट कैरियज, दोनों में एसी बसेस टैक्सेबल. ओके, स्टेज कैरियज नॉन एसी इज एग्जेम्प्ट. कॉन्ट्रैक्ट कैरियज नॉन एसी फॉर टूरिज्म इज टैक्सेबल, फॉर अदर्स इट इज एग्जेम्प्ट. क्लियर है? क्या ये बस का अपना हो गया. उसके बाद मीटर कैब, ऑटो, मोटर कैब आर एग्जेम्प्ट. ओके, अगर आप लोग मीटर कैब में जा रहे हो, ऑटो में जा रहे हो, मोटर कैब में जा रहे हो, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा. लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आप लोग बसेस को ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बुक करते हो, या फिर मीटर कैब, ऑटो या तो मोटर कैब आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बुक किया, ओला के थ्रू, तो गवर्नमेंट सेज अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बुकिंग हुआ है देन कोई एग्जिम्पशन नहीं मिलेगा. ओके, अगर कोई ड्राइवर ऐसे ही सर्विस दे रहा है मोटर कैब में या फिर ऑटो चला रहा है, तो एग्जिम्पशन मिलेगा. लेकिन अगर यही ओला ऑटो होती या तो ओला से लिंक्ड कोई टैक्सी है, ओके, तो यहाँ पर कोई एग्जिम्पशन नहीं मिलेगा. इट वुड बी टैक्सेबल अंडर 95. ओके, 95 वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी भरना पड़ेगा. समझा है? आगे, रेडियो टैक्सी इज फुल्ली टैक्सेबल. रेडियो टैक्सी मतलब कि एक टैक्सी रहता है जिसपे जीपीएस के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस रहता है. ओके, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस के बेसिस पे वो ट्रैक हो सकता है कि वो टैक्सी किधर पहुंचा. ओके, तो यहाँ पर रेडियो टैक्सीज जो रहती हैं वो टैक्सेबल रहती है. एंड रोप वे, रोप वे इज ऑल्सो टैक्सेबल. ओके, रोप वे मालूम है आप सबको, तो रोप वे टैक्सेबल रहेगा. अभी हम बात करते हैं रेलवेज की. ओके, इसमें थोड़ा करेक्शन कर लो. रेलवेज में अगर फर्स्ट क्लास का टिकट है, ओके, लोकल ट्रेन फर्स्ट क्लास का टिकट है या तो एसी के डब्बे का टिकट है, देन इट इज टैक्सेबल.
या तो फिर अपना लोकल कोच है सेकंड क्लास। ओके, सेकंड क्लास का अगर डब्बा रहेगा, इट इज एग्जिम्ट। एंड अगर हम लोग एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें, मतलब कि दो अलग स्टेट्स में जा रही है वो ट्रेन, तो एसी का जो कोच रहता है, ओके, एसी डब्बा बेसिकली, इट इज टैक्सेबल। एंड जो आपका स्लीपर क्लास रहेगा, इट इज एग्जिम्ट। ठीक है। तो इस तरीके से रेलवेज का टैक्सेबिलिटी है। वापस से रिपीट करता हूँ, लोकल ट्रेन जो रहता है उसमें फर्स्ट क्लास का कोच रहता है, सेकंड क्लास का रहता है, एसी का ट्रेन रहता है। तो फर्स्ट क्लास एंड एसी ट्रेन आर टैक्सेबल। ओके, लोकल ट्रेन में सेकंड क्लास, हैंडीकैप वगैरह वगैरह वो सब एग्जेम्प्ट है। एंड अगर हम लोग बात करें एक्सप्रेस ट्रेन की, ओके, एक्सप्रेस ट्रेन की, तो यहाँ पर एसी का कोच जो रहता है, इट इज टैक्सेबल। स्लीपर क्लास वुड बी एग्जेम्प्ट। उसके बाद मेट्रो, मोनोरेल एंड ट्रामवे, तीनों एग्जेम्प्ट है। मेट्रो, मोनो, ट्रैमवे, ऑल द थ्री आर एग्जेम्प्ट। समझ में आ रहा है? ट्रैमवे मतलब रोड पे जो ट्रेन रहता है, मालूम है, कलकत्ता में रहता है, तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रैमवे। तो ट्रैमवे भी एग्जेम्प्ट है। उसके बाद बात करेंगे वाटरवेज की। वाटरवेज में अगर इनलैंड वाटरवेज है, इनलैंड वाटरवेज मतलब कि दो रिवर के बीच में, ठीक है, वाटरवेज वो लोगों ने बनाया है, इनलैंड वाटरवेज। ओके, दो अलग सिटी के बीच में जो रिवर कनेक्ट हो रहा है, उस रिवर में लोगों ने इनलैंड वाटरवे बनाया, देन इट इज एग्जेम्प्ट। और अगर वेसल है, वेसल, ओके, इट इज नॉट इनलैंड वाटरवे, नेशनल वाटरवेज वगैरह रहेगा, तो एग्जेम्पशन रहेगा। लेकिन लेकिन टूरिज्म का पर्पज रहेगा तो टैक्सेबल, अदर पर्पजेस रहेगा तो एग्जेम्प्ट। ओके, वेसल से अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो टूरिज्म पर्पज के लिए, मतलब आपका क्रूज वगैरह है, तो टैक्सेबल रहेगा, क्योंकि क्रूज इज बेसिकली फॉर टूरिज्म पर्पज। अदर देन क्रूज वगैरह रहेगा तो इट इज एग्जेम्प्ट, क्योंकि टूरिज्म पर्पज नहीं है। क्लियर? आगे, एयरवेज, इफ द पैसेंजर एम्बार्क्स और टर्मिनेट्स इन इकोनॉमी क्लास। ओके, एयरवेज का हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी एयरवेज में अगर आप लोग प्लेन से जा रहे हो, इकोनॉमी क्लास में जा रहे हो, नॉट बिजनेस क्लास, कौन सी क्लास में? इकोनॉमी क्लास में। एंड आप लोग ये जो स्पेसिफाइड स्टेट्स है यहाँ पर, ओके, सेवन सिस्टर करके कुछ बोलते हैं इसको, इन सेवन या एट स्टेट्स, जो भी स्टेट्स होंगे, ये स्टेट्स में आप लोग एम्बार्क करते हो या तो टर्मिनेट करते हो। मतलब कि यहाँ से चढ़ोगे या तो यहाँ पर उतरोगे इकोनॉमी क्लास में, देन यू आर गोइंग टू गेट द एग्जिम्पशन। ओके, आपको टिकट के ऊपर कोई जीएसटी पे नहीं करना। कौन से स्टेट से पढ़ लेते हैं? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड एंड बगडोगरा। ओके, ये वेस्ट बंगाल में कोई एक सिटी है शायद। तो यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलेगा। एंड अगर अदर्स रहेगा तो इट इज टैक्सेबल। अगर आप बिजनेस क्लास में जाते हो, ओके, किस में जाते हो? बिजनेस क्लास में। ओके, बिजनेस क्लास में जा रहे हो इन स्टेट्स में, देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी एग्जेम्पशन। ओके, बिजनेस क्लास में अगर जा रहे हो तो कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। इकोनॉमी क्लास के लिए ही ये सब एग्जेम्पशन अवेलेबल है। उसके बाद अदर सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टूर ऑपरेटर टू फॉरेन टूरिस्ट इन रिलेशन टू टूर कंडक्टेड होली आउटसाइड इंडिया। मतलब कि अगर कोई टूर ऑपरेटर है इंडिया का, वो किसी फॉरेन टूरिस्ट को सर्विस दे रहा है, एंड वो सर्विस जो है वो इंडिया के बाहर के ट्रैवल की है। ओके, टूर इंडिया के बाहर होने वाला है, मतलब टूर ऑपरेटर जो है वो इंडिया का है। ओके, टूरिस्ट जो है वो फॉरेन का है। ओके, टूरिस्ट फॉरेन का है, मतलब रिसिपेंट फॉरेन का है। एंड टूर कहाँ पर हो रहा है? आउटसाइड इंडिया। तो गवर्नमेंट से कोई टैक्स भरने का जरूरत नहीं है, इट इज एग्जेम्प्ट। समझ में आ रहा है पॉइंट? मतलब फॉरेन टूरिस्ट एंड टूर भी इंडिया के बाहर, तो एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन अगर टूर इंडिया में भी हो रहा है, इंडिया के बाहर भी हो रहा है, तो हम लोग को एक स्पेशल एग्जेम्पशन देखना पड़ेगा, एंट्री नंबर 52A का, जो लास्ट पेज पे मैं यहाँ पर मेंशन्ड है। हाँ, ये रहा। मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। अगर पार्टली इंडिया में है एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया, ओके, पार्टली इंडिया में पार्टली आउटसाइड इंडिया, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट सेज
आपको चेक करना है कि कितना टाइम इंडिया में हो, कितना टाइम इंडिया के बाहर हो। ओके, लेट अस टेक वन एग्जांपल ओवर हियर। समझो 3 दिन इंडिया में हो एंड 2 दिन नेपाल में, आउटसाइड इंडिया, एंड टोटल कंसिडरेशन 1 लाख रुपीज का। सो 1 लाख इंटू नेपाल का डेज डिवाइडेड बाय टोटल डेज, और 50% ऑफ कंसिडरेशन, विच एवर इज लोअर इज एग्जेम्प्ट। ओके, विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट। देखो एग्जेम्पशन है मतलब विच एवर इज लेस ही होगा ना। एग्जेम्पशन कम देगा तो गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिलेगा, तो हमेशा एग्जेम्पशन है, इसीलिए लेस समझना है इसको। सो 1 लाख इंटू 2/5। ओके, 2 दिन नेपाल में थे तो इंटू 2/5, और 1 लाख का 50%, विच एवर इज लोअर इज एग्जेम्प्ट। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा, कितना आ रहा है देखो, 40,000 और 50,000, विच एवर इज लोअर, दैट इज 40,000। सो 40,000 एग्जेम्प्ट रहेगा। समझा है पॉइंट? आगे, अगर 2 डेज इंडिया में, 3 नाइट्स नेपाल में, तो 3 नाइट्स लेंगे। ओके, दैट इज 1 लाख इंटू 3/5 और 50,000, विच एवर इज लोअर इज एग्जेम्प्ट। क्लियर है पॉइंट? अभी आगे सुनो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप लोग डेज में नहीं रहते हो, आवर्स में रहते हो, आवर्स में, कुछ आवर्स आप लोग इंडिया में हो, कुछ आवर्स आप लोग इंडिया के बाहर हो, तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोलता है कि अगर 12 घंटे से कम अगर आप थे, ओके, 12 घंटे से कम इंडिया में या फिर बाहर, तो उसको हम लोग 0.5 लेंगे। ओके, 0.5 डे लेंगे। एंड अगर 12 घंटे से ज्यादा थे तो 1 लेंगे। एग्जाम्पल, अगर आप श्रीलंका में 14 आवर्स थे, ओके, इंडिया में आप 8 आवर्स थे, कंसिडरेशन 1 लाख रुपीज का यहाँ पर आपको चार्ज हुआ है। सो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय, श्रीलंका में 14 आवर्स थे मतलब 1 दिन थे, ओके, इंडिया में 8 आवर्स मतलब लेस देन 12 आवर्स, 0.5, सो डिवाइड बाय 1.5, इतना आपको एग्जिबिशन मिलेगा, 33,333, और 50,000 विच एवर इज लोअर। 50,000 कहाँ से आया सर? 1 लाख का 50%। समझा है पॉइंट? ओके, तो अपना ये हो गया। उसके बाद ये वाला पॉइंट भी कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का एग्जांपल दिया, स्टेज कैरेज का, एंड ई कॉमर्स ऑर्डर। ठीक है, तो ये भी हो चुका अपना। अभी एक पॉइंट यहाँ पर है छोटा सा, जीएसटी इज नॉट लेवेबल ऑन प्राइवेट फेरी यूज्ड फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। It is further clarified that the public transport used in the exemption notification only means transport should be open to public। ओके, मतलब कि अगर समझो हम लोग पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस दे रहे हैं प्राइवेट फेरी में, प्राइवेट फेरी मतलब कि आप फैमिली को लेके जा सकते हो। ओके, तो फैमिली को अगर आप लेके जा रहे हो तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही लेके जा रहे हो, कि भले वो प्राइवेट फेरी है, उसको हम लोग टूरिज्म का नाम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इट वॉज ओपन फॉर पब्लिक, इट वॉज ओपन फॉर पब्लिक। ओके, तो पब्लिक कोई भी आ सकता था। तो प्राइवेट फेरी मतलब नॉट नेसेसरी कि टूरिज्म ही हुआ। प्राइवेट फेरी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अवेलेबल था, देन एग्जेम्पशन वुड बी अवेलेबल। ओके, तो अपना पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो चुका है। अभी लीगल सर्विस सेक्टर करते हैं। ओके, एकदम सिंपल है, बस 5 मिनट लगेगा। ऑलरेडी चार्ज ऑफ जीएसटी में हम लोगों ने इसको किया हुआ। लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट और इंडिविजुअल एज एडवोकेट। ओके, और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ठीक है, इन लोगों ने अगर सर्विसेज दिया है 3 एंटिटीज को, तो ये एग्जेम्प्ट है। सबसे पहला, अदर देन बिजनेस एंटिटी। ओके, अदर देन बिजनेस एंटिटी मतलब फैमिली डिस्प्यूट से रिलेटेड सर्विस है। ओके, फैमिली डिस्प्यूट, या तो फिर ऐसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया जिसका पिछले साल का टर्नओवर, ओके, पिछले साल का टर्नओवर थ्रेशोल्ड से कम था। एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। अज्यूम करो कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 इज द प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर 22-23 इज द करंट ईयर। ओके, पिछले साल का मेरा टर्नओवर 18 लाख रुपीज था। माई थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल वॉज 20 लाख रुपीज। करंट ईयर में मैं रजिस्ट्रेशन ले लेता हूँ। ओके,
क्योंकि मेरा करंट ईयर में टर्नओवर इंक्रीज हो गया। तो गवर्नमेंट सेस करंट ईयर में आप जो भी लीगल सर्विस लोगे, वो सारी लीगल सर्विसेज क्या होंगी, एग्जेम्प्ट होंगी, क्योंकि आपके पिछले साल का टर्नओवर थ्रेशोल्ड से कम था। क्लियर है पॉइंट? सो यू इफ यू आर अ बिजनेस एंटिटी with an aggregate turnover up to such an amount in the preceding financial year as it makes eligible for exemption from registration, मतलब पिछले साल का टर्नओवर आपका थ्रेशोल्ड से कम था। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट अथॉरिटी। ओके, तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट सर्विस लेता है, लीगल सर्विस, तो भी एग्जेम्पशन मिलेगा। ओके, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कुछ बता रहा हूँ। अब ये वाला पॉइंट देखो इधर, इसमें क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स और इंडिविजुअल एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट। ओके, अभी इसको थोड़ा सा डिटेल करते हैं। इधर लिख रहा हूँ, देखो, इंडिविजुअल एडवोकेट या फिर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स या तो सीनियर एडवोकेट। ओके, ये तीनों ने या ये तीनों में से किसी ने भी इन तीन एंटिटी को सर्विस दिया तो एग्जेम्प्ट है, दैट इज अदर देन बिजनेस। ओके, अदर देन बिजनेस एंटिटी। दूसरा, बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर अप टू थ्रेशोल्ड इन द प्रीवियस ईयर। तीसरा, सीजी, एसजी, यूटी, एलए। ओके, इन तीनों को दिया तो एग्जेम्प्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी अगर पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स है, ओके, या फिर इंडिविजुअल एडवोकेट, ओके, पार्टनरशिप और इंडिविजुअल, ब्रैकेट में लिख रहा हूं अदर देन सीनियर। सीनियर एडवोकेट मतलब कि एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस होने के बाद आपको एक सीनियर एडवोकेट का रिकॉग्निशन मिलता है। अगर पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट ने या तो इंडिविजुअल एडवोकेट ने अगर लीगल सर्विस दिया है, ओके, किसी को भी दिया है, जैसे पार्टनरशिप फर्म को ही दिया, दूसरे किसी, या फिर दूसरे किसी लॉयर को जरूरत पड़ गया उसको दे दिया, या फिर सीनियर को दिया। एक एग्जांपल लेता हूँ कौन सा सर्विस हो सकता है। एग्जांपल, आई एम प्रैक्टिसिंग इन फेमा। ओके, मैं लॉयर हूँ, मैं फेमा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को एक क्लाइंट आया जो बोलता है कि दूसरे किसी लॉ में हम लोग को केस चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं रेफर करता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर किसी लॉ दूसरे लॉयर को सर्विस, दूसरे लॉयर से सर्विस लूंगा, ओके, एंड फिर सर्विस प्रोवाइड करूंगा। सो हियर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू मी बाय एनी इंडिविजुअल एडवोकेट और पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सेज दिस ट्रांजैक्शन वुड बी एग्जेम्प्ट, दिस ट्रांजैक्शन वुड बी एग्जेम्प्ट। क्लियर है क्या? सो पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल एडवोकेट अदर देन सीनियर अगर आपस में सर्विस दे रहे हैं तो एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर सीनियर एडवोकेट सर्विस देता है, ओके, अगर सीनियर एडवोकेट सर्विस देता है किसको, पार्टनरशिप को, या तो इंडिविजुअल एडवोकेट को, या तो सीनियर एडवोकेट को, देन द सर्विस वुड बी टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज, टैक्सेबल अंडर आरसीएम। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर, समझ में आया? सीनियर एडवोकेट ने सर्विस दिया, आरसीएम, ऑलवेज आरसीएम। ठीक है, यहाँ पर तो एग्जाम था, इसको छोड़ के कौन बचता था टैक्सेबिलिटी के लिए, बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर मोर देन थ्रेशोल्ड, मोर देन थ्रेशोल्ड। क्लियर? ऐसे एंटिटी को दिया तो यहाँ पर टैक्सेबल रहेगा आरसीएम के अंडर, एंड सीनियर एडवोकेट ने दिया तो भी आरसीएम लगेगा। लेकिन अगर कोई पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स या तो इंडिविजुअल एडवोकेट अदर देन सीनियर, अगर वो लोग आपस में सर्विस दे रहे हैं एडवोकेट्स को, तो इट विल बी एग्जेम्प्ट। तो अपना ये लीगल सर्विस भी हो गया। अभी कुछ इंश्योरेंस सर्विसेज है, ओके, इसमें बहुत सारा है लेकिन हम लोगों ने खाली दो चार यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें एक हिंट देता हूँ, कभी भी प्राइम मिनिस्टर अगर आया, ओके, तो क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। सबसे पहला हट और कैटल इंश्योरेंस, देन इट इज इंश्योरेंस फॉर ट्राइबल, मतलब ये सब इंश्योरेंस प्रीमियम एग्जेम्प्ट होंगी। अगर ये कैटल इंश्योरेंस रहेगा तो कैटल इंश्योरेंस के लिए जो फार्मर प्रीमियम पे करता है उस प्रीमियम के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। इंश्योरेंस फॉर ट्राइबल, पीएम फसल बीमा योजना,
पीएम सुरक्षा बीमा योजना, निर्भया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, बंगला शस्य स्कीम। ओके, तो ये सब एग्जाम रहेगा। एंड इन सभी के री इंश्योरेंसेस भी एग्जाम रहेंगे। ओके, इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरेंस भी करती है, तो वो भी एग्जामेशन मिलेगा। आगे लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में कुछ एग्जामेशंस है। सर्विसेज प्रोवाइड बाय लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय एन्युटी अंडर नेशनल पेंशन स्कीम। ओके, आपको याद रहेगा इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है, एनपीएस में हम इन्वेस्ट करते तो हम लोग अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं बाय पेइंग एन्युटी अंडर एनपीएस, एंड दैट एनपीएस इज रेगुलेटेड ऑब्वियसली बाय पब्लिक सॉरी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पीएफआरडीए बोलते हैं इसको, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इन लोग से जो सर्विस मिला है अपने को वो एग्जाम्प्ट है। समझा है? Okay, आगे। लाइफ इंश्योरेंस टू मेंबर्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अंडर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आर एग्जाम्प्ट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम लेता है। मतलब नेवी में जितने भी ऑफिसर है उन सभी का इंश्योरेंस एक ग्रुप इंश्योरेंस रहता है। ओके, जिसका प्रीमियम सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है, तो ये भी एग्जाम्प्ट रहेगा। उसके बाद सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ग्रुप इंश्योरेंस फंड्स टू देयर मेंबर्स। ओके, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ओके, इन लोग का एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज रहता है, ये अपने मेंबर्स को सर्विस देते हैं जैसे पुलिस वालों को, तो ये भी एग्जाम्प्ट रहेगा। कोस्टल गार्ड्स अंडर नेवल ग्रुप फंड्स, ओके, नेवल ग्रुप फंड्स वाले कोस्टल गार्ड्स को सर्विस दे रहे होंगे इंश्योरेंस का, वो भी एग्जाम्प्ट है। उसके बाद कुछ अदर एग्जाम्पशन है यहाँ पर। जनश्री बीमा योजना का अगर आपने प्रीमियम पे किया एग्जाम्पशन मिलेगा। लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट अप्रूव्ड बाय आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो यहाँ पर एग्जाम्प्ट रहेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि मैक्सिमम कवर 2 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके, अगर 2 लाख से ऊपर कवर रहेगा तो टैक्सेबल रहेगा, 2 लाख से नीचे अगर सम अश्योर्ड रहेगा देन इट वुड बी एग्जाम्प्ट। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना एग्जाम्प्ट है। प्रधानमंत्री जन धन योजना या फिर वया वंदन योजना, ओके, इट इज बेसिकली फॉर ओल्ड एज पीपल, तो अपना इंश्योरेंस वाला हो गया। नेक्स्ट इज लीजिंग, लॉन्ग टर्म लीज चार्जेस पेएबल एज अपफ्रंट अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। ओके, अपन लॉन्ग टर्म लीज पढ़ते हैं मालूम। लॉन्ग टर्म लीज मतलब मोर देन 30 ईयर्स का जो लीज एग्रीमेंट रहता है उसके लिए हम अपफ्रंट अमाउंट पे करते हैं। अगर वो जगह स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, दैट इज एमआईडीसी होता है मालूम, एमआईडीसी का जगह है, एमआईडीसी ने लॉन्ग टर्म लीज का प्रीमियम कलेक्ट किया, ओके, तो एग्जेम्प्ट रहेगा। या फिर कोई ऐसी एंटिटी ने कलेक्ट किया जिसमें 20% से ज्यादा ओनरशिप गवर्नमेंट का, तो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। एंड अगर लॉन्ग टर्म लीज का जो जगह है वो अगर इंडस्ट्रियल यूनिट्स को दिया और डेवलपर्स इन इंडस्ट्रियल और फाइनेंस बिजनेस, तो एग्जेम्पशन मिलेगा। ओके, अपफ्रंट अमाउंट एक साथ दिया या फिर इंस्टॉलमेंट में दिया तो भी एग्जेम्पशन वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट, आर्टिस्ट सर्विसेज, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन आर्टिस्ट by way of performance in folk or classical art form of music, dance, or theater is exempt if consideration charge for such performance is up to rupees 1,50,000। देखो, अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन आर्टिस्ट। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्टिस्ट। ओके, आर्टिस्ट ने अगर सर्विस दिया एंड वो सर्विस जो है वो क्लासिकल फॉर्म में, क्लासिकल आर्ट फॉर्म में, या तो फोक डांस के फॉर्म में, फोक डांस और म्यूजिक, तो यहाँ पर एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि जो कंसिडरेशन है, ओके, इट शुड बी अप टू रुपीज 1,50,000। समझ में आ रहा है पॉइंट? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्टिस्ट मतलब यहाँ पर परफॉर्मर होना चाहिए, परफॉर्मर, परफॉर्मेंस करना है। कौन से फॉर्म में करना है? क्लासिकल आर्ट फॉर्म और फोक डांस में और म्यूजिक में। ओके, क्लासिकल म्यूजिक भी चलेगा।
मतलब भरतनाट्यम हो गया या फिर गरबा हो गया, तो ये सब में एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन एग्जेम्पशन मिलने के लिए कंसिडरेशन कितने से कम होना चाहिए? जैसे इट इज 1,50,000, 1.5 लाख रुपए से कम अगर क्लासिकल आर्ट फॉर्म करके परफॉर्मर को मिल रहा है, देन इट इज एग्जाम। लेकिन अगर क्लासिकल आर्ट नहीं किया, ओके, सालसा डांस सिखाया, सॉरी सालसा डांस किया, सालसा डांस किया, या फिर हिप हॉप किया, तो यहाँ पर कोई अमाउंट का एग्जिम्पशन नहीं मिलेगा। इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल, इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अदर देन, अदर देन क्लासिकल, इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। ओके, कोई एग्जिम्पशन नहीं मिलेगा। समझा पॉइंट? अच्छा, अभी आगे। अगर कोई परफॉर्मेंस हो रहा है एज अ ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर, एक एग्जांपल लेता हूँ। समझो एक क्लासेस है जिन्होंने सलमान खान को एज अ ब्रांड एम्बेसडर हायर किया। ओके, एंड सलमान खान को कहा कि अगर सर आप कथक का 2-3 स्टेप करोगे, ओके, तो हम लोग के क्लासेस में एडमिशन्स बढ़ जाएगा, ओके, कथक सीखने का। तो सलमान खान ने 4-5 स्टेप किया। ओके, सलमान खान ने 4-5 स्टेप किया कथक का। तो यहाँ पर जो सलमान खान को पेमेंट मिलेगा, वो एज अ आर्टिस्ट नहीं मिल रहा है, एज अ ब्रांड एम्बेसडर मिल रहा है। तो गवर्नमेंट से अगर ब्रांड एम्बेसडर को कुछ पैसा मिल रहा है, ब्रांड एम्बेसडर को, देन इट विल बी टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। ओके, ब्रांड एम्बेसडर को अगर पैसा मिल रहा है, फुल्ली टैक्सेबल। वो परफॉर्मर नहीं है। परफॉर्मर होता तो 1.5 लाख तक एग्जेम्प्ट, ब्रांड एम्बेसडर है तो हमेशा टैक्सेबल। सबको क्लियर है क्या? सो अपना ये वाला पार्ट भी हो गया। आगे, एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स, सर्विसेज बाय एडमिशन टू म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और जू। मतलब अगर आप लोग म्यूजियम में जा रहे हो देखने को, तो एंट्री फीस की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क जैसा कोई नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, करनाला बर्ड सेंचुरी वगैरह, या फिर टाइगर रिजर्व और जू। ओके, अगर ये सब आप देखने जाते हो, तो वहां पर एडमिशन के लिए जो चार्जेस पे किया, एंट्री फीस पे किया, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा। एंट्री फीस पे नो जीएसटी। आगे, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, सो डिक्लेयर्ड अंडर एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट। मतलब कि ऐसा कोई एक मॉन्यूमेंट है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का कोई तलवार है समझो, ओके, वो तलवार किसी आ, किसी म्यूजियम में लगाया हुआ है, ओके, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है ना वो। तो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कैसे होता है? वो एक डिक्लेयर किया जाता है इस पर्टिकुलर एक्ट में। तो उनके तलवार को अगर आप देखने को जाओगे, ओके, तो तलवार देखने का समझो कुछ चार्जेस लिया है, एंट्री फीस लिया है, तो तलवार देखने का जो चार्जेस रहेगा वो क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट। आगे, सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू, ओके, राइट टू एडमिशन टू सर्कस, डांस, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, इंक्लूडिंग ड्रामा और बैलेट। मतलब कि अगर आप लोग कोई सर्कस देखने गए हो, या फिर कोई डांस शो देखने गए हो, कॉन्सर्ट देखने गए हो, ओके, तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट सेज अगर एंट्री फी 500 रुपया या उससे कम है तो एग्जिम्प्ट, 500 से ज्यादा रहेगा देन इट इज टैक्सेबल। ओके, अवार्ड फंक्शन देखने गए हो, कॉन्सर्ट देखने गए हो, फिर पेजेंट देखने गए हो, म्यूजिकल परफॉर्मेंस हो गया, एनी स्पोर्टिंग इवेंट, ओके, आईपीएल वगैरह देखने जाते हैं, 500 का तो टिकट वैसे भी नहीं मिलता। स्पोर्टिंग इवेंट देखने गए हो, या फिर प्लानिटेरियम में गए हो, ओके, नेहरू प्लानिटेरियम मालूम है? बचपन में सब लोग एक बार तो जाके आते हैं उधर। सो नेहरू प्लानिटेरियम, तो ये सब जगह पे अगर आप जाओगे, तो यहाँ पर 500 रुपए तक एग्जाम, 500 के ऊपर फुल्ली टैक्सेबल। मतलब अगर 600 रुपए का टिकट रहेगा, तो सिर्फ 100 रुपया टैक्सेबल ऐसा नहीं है, पूरा 600 रुपया टैक्सेबल। एंड जो फर्स्ट दो था, फर्स्ट दो, इन दोनों के लिए 100% एग्जेम्प्ट। 600 रहेगा तो भी एग्जेम्प्ट, ओके, 500 रहेगा तो भी एग्जेम्प्ट। लेकिन थर्ड वाले के लिए 500 का लिमिट मिलेगा। आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट? तो अपना एडमिशन वाला पार्ट भी हो गया। अब बात करेंगे सोसाइटीज वगैरह का।
सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पर बेसिकली जो रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन होता है, सोसाइटीज, उसका यहाँ पर बातें हो रहा है। ओके, अभी सोसाइटी में हम लोग मेंटेनेंस चार्जेस पे करते हैं, बराबर। सो मेंटेनेंस चार्जेस पे गवर्नमेंट ये बोलता है कि अगर पर मंथ पर मेंबर, ओके, पर मंथ पर मेंबर अगर 7,500 रुपए से कम का मेंटेनेंस कलेक्ट हो रहा है, ओके, पर मंथ पर मेंबर 7,500 रुपीज या उससे कम का मेंटेनेंस कलेक्ट हो रहा है, तो एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन अगर 7,500 से ज्यादा का मेंटेनेंस रहेगा तो फुल्ली इट विल बी टैक्सेबल। आ रहा है पॉइंट समझ में? अभी यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर में 4 केसेस दिया हुआ है। एक केसेस का एक समरी दे रहा हूँ, एकदम सिंपल समरी। पहले तो ये केसेस कौन से बेसिस पे हो, देखो। सोसाइटी का टर्नओवर अगर 20 लाख से कम है, ओके, मतलब मेंटेनेंस चार्जेस सबसे कलेक्ट करती है सोसाइटी, सबसे कलेक्ट करने का जो टोटल अमाउंट कलेक्ट हुआ है वो अमाउंट 20 लाख रुपए से कम है, ओके, 20 लाख रुपए से कम। एंड हर एक फ्लैट जो पैसा दे रहा है वो 7,500 रुपया पर मंथ पर मेंबर से भी कम है, तो एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन अगर टोटल कलेक्शन टोटल कलेक्शन 20 लाख से ज्यादा हो गया, लेकिन पर मंथ पर मेंबर तो 7,500 से कम ही है, तो भी एग्जेम्पशन मिलेगा। ओके, अगर पर मंथ पर मेंबर 7,500 से ज्यादा है, ओके, पर मंथ पर मेंबर 7,500 से ज्यादा है, लेकिन टोटल कलेक्शन 20 लाख रुपए से कम है, तो भी यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलेगा। तो टैक्सेबिलिटी कब होगा? एकदम सिंपल है, जब आपका टर्नओवर 20 लाख या तो फिर 10 लाख इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ज्यादा रहेगा, एंड चार्जेस भी ज्यादा रहेगा। दोनों जब इंक्रीज रहेगा, मतलब कि मोर देन लिमिट्स रहेगा, तब टैक्सेबल रहेगा, अदरवाइज एग्जेम्प्ट। सबको समझा क्या? एंड अगर टैक्सेबल रहेगा तो पूरा टैक्सेबल रहेगा, नॉट जस्ट इन एक्सेस। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। समझो कि देर आर टू विंग्स, ओके, दो विंग है। एक सोसाइटी है जिसमें दो विंग है। नीचे लिखता हूँ, कोई एक सोसाइटी है जिसमें दो विंग है, ए विंग एंड बी विंग। ए विंग का जो चार्जेस है, दे आर 4,500 पर मंथ पर मेंबर, एंड बी विंग का है 8,000 पर मंथ पर मेंबर। ठीक है, अभी सुनना। 4,500 पर मंथ पर मेंबर है। ये जो विंग है, ओके, ये विंग का लिफ्ट खराब हुआ, ओके, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट खराब हुआ, तो रिपेयरिंग करवाया इस लिफ्ट का, ओके। अब ये रिपेयरिंग करवाया है इस लिफ्ट का, तो रिपेयर वाले ने जीएसटी चार्ज किया, से 10,000 रुपीज चार्ज किया, एंड 1,800 रुपया चार्ज किया रिपेयरिंग का। बोलो इसका आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आंसर है इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि दिस चार्जेस आर एग्जेम्प्ट। ओके, 7,500 से ये कम है, ये एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर आपका आउटवर्ड एग्जेम्प्ट है तो आपको आईटीसी नहीं मिलता है, समझ में आया? लेकिन अगर इस विंग का लिफ्ट खराब हुआ होता, ओके, इस विंग का अगर लिफ्ट खराब हुआ होता तो हम लोग को यहाँ पर आईटीसी मिलता। समझ में आ रहा है? अगर रिपेयरिंग करवाया हम लोगों ने इस विंग का, सो 10,000 प्लस 1,800, समझो इस तरीके से चार्ज किया, तो यहाँ पर हमें आईटीसी मिलता। क्यों मिलता? क्योंकि हम लोग का आउटवर्ड क्या है, टैक्सेबल है, तो हम लोग को आईटीसी मिलेगा। समझा? मान के चलो कि ये दोनों विंग्स का एक कॉमन गार्डन एरिया है, ओके, कॉमन एरिया। अब ये कॉमन एरिया का जो, समझो, रिपेयरिंग करवाया, मतलब गार्डन का अपकीप करवाया, तो कॉमन एरिया का जो आईटीसी रहेगा वो प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। कौन से प्रोपोर्शन में? टैक्सेबल प्रोपोर्शन में मिलेगा, मतलब एग्जाम प्रोपोर्शन में रिवर्स करना। एग्जाम्पल, ये गार्डन वाले ने हमको 5,000 रुपीज चार्ज किया, उसने साथ में जीएसटी 18% चार्ज किया, 900 रुपीज। सो 900 इंटू टोटल मेंटेनेंस ऑफ,
फ्लैट्स ऑफ विंग ए डिवाइडेड बाय टोटल मेंटेनेंस। ओके, 900 इंटू, समझो 10 लाख रुपया कलेक्ट होता है फ्रॉम ए विंग, एंड टोटल कलेक्शन है 15 लाख रुपए का। तो इतना आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, 900 में से इतना रिवर्स करना पड़ेगा। समझा है पॉइंट? ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए अपने। अभी हम लोग मिसलेनियस एग्जाम्पशंस करते हैं, एंड देन बाद में हम लोग का गवर्नमेंट सर्विस भी बाकी है, एंड नीचे कुछ आईजीएसटी के बाकी है। ओके, ये आईजीएसटी वाले सीए इंटर को नहीं है एप्लीकेबल। चलो, मिसलेनियस एग्जाम्पशन, इसमें हम लोग खाली इंपॉर्टेंट वाले करेंगे। मार्क कर लो पहले तो। फर्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट, सेकंड वन इज इंपॉर्टेंट फॉर सीए फाइनल। ओके, थर्ड वन में, सॉरी, फोर्थ वन में नेशनल आया तो एग्जाम है, बस वही करना है, तो हम लोग नहीं करेंगे। ये वाला इंपॉर्टेंट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। सर क्या कर रहे हो, सब तो इंपॉर्टेंट ही बोल रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, आगे अभी नहीं होएगा इंपॉर्टेंट, सुन। ओके, जो टिक मारा हम लोग उतना ही करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी बाय एन इंडिविजुअल। ओके, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी मतलब समझो बीसीसीआई। ओके, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। तो उस बीसीसीआई को अगर हम लोग सर्विस देते हैं, अभी इंडिविजुअल सर्विसेज बहुत सारे इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे प्लेयर खेलता है तो बीसीसीआई पे करता है, कोई अंपायर अंपायरिंग कर रहा है तो बीसीसीआई पे करता है, कमेंटेटर को बीसीसीआई पे करता है, पिच के जो क्यूरेटर होते हैं, मतलब क्यूरेटर मतलब पिच को जो लेवल वगैरह करते हैं, उन लोग को कंपनी अपना बीसीसीआई पे करता है। तो बीसीसीआई को काफी सारे इंडिविजुअल्स सर्विस प्रोवाइड कर, तो उन इंडिविजुअल्स का सर्विस एग्जेम्प्ट कब होगा? जब भी वो लोग एज अ प्लेयर सर्विस देते हैं, मतलब विराट कोहली हो गया, शुभमन गिल हो गया, तो ये जो क्रिकेट के प्लेयर्स है, ये लोग सर्विसेज देते हैं, तो इन लोग का जो मैच फीस मिलता है वो एग्जेम्प्ट है। रेफरी और अंपायर, ओके, जो अंपायरिंग वगैरह करते हैं, रेफरी करते हैं, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कोच, ओके, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, ओके, फील्डिंग कोच, तो कोच जो बीसीसीआई को सर्विस दे रहा है वो भी एग्जेम्प्ट है। टीम मैनेजर, ओके, सब लोग का वो शेड्यूल मेंटेन करते हैं, डाइट मेंटेन करते हैं, ओके, कहाँ पर नेक्स्ट मैच है वो पूरा प्रिपरेशन करते हैं, तो वो टीम मैनेजर होते हैं। ओके, तो उनका भी एग्जेम्पशन रहेगा। यहाँ पर क्या क्या कवर्ड नहीं है, तो यहाँ पर कवर कौन सा नहीं है? कमेंटेटर इज नॉट कवर्ड। ओके, क्यूरेटर इज नॉट कवर्ड। तो कमेंटेटर क्यूरेटर अगर एग्जाम में आता है तो इट वुड बी टैक्सेबल। ओके, इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर, ये पांच तरीके से अगर हमने रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दिया तो एग्जेम्पशन मिलेगा। ओके, या तो फिर अगर कोई दूसरा रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी एक दूसरे रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दे रहा है तो भी एग्जेम्पशन मिलेगा। ओके, आगे, रॉयल्टी और लाइसेंस फीस इंक्लूडेड इन ट्रांजैक्शन वैल्यू एज पर कस्टम रूल। ठीक है, ये फाइनल लेवल्स के लिए बता रहा हूँ, सीए सीए में फाइनल के लिए, एंड सीए में इंटर वाले ये भी आप भी सुन लो। ओके, पर ये कस्टम्स के बाद सुनना। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि हम लोग जो कस्टम्स में ऐड करते हैं, याद है वैल्यूएशन चैप्टर कस्टम्स का, वैल्यूएशन चैप्टर में हम लोग रॉयल्टी और लाइसेंस फी एज अ कंडीशन ऑफ सेल, इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं। ओके, इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो अगर आप लोगों ने कस्टम्स के वैल्यूएशन में उसको इंक्लूड किया है, तो गवर्नमेंट सेज आपको उसके ऊपर जीएसटी आरसीएम में पे नहीं करना। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर है क्या? आगे, फोर्थ,
ये तो सिंपल ही है वैसे भी। अगर समझो हम लोगों ने स्पॉन्सर किया कोई इवेंट को, ओके, वो इवेंट नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने अगर ऑर्गेनाइज किया है, तो उस स्पॉन्सरशिप फीस के ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा। या तो फिर इंडियन स्पोर्ट्स काउंसिल ने किया फॉर डेफ पैरालंपिक, या फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आर एग्जिट। उसके बाद सर्विसेज बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके, नेशनल जिधर भी आता है उधर एग्जाम्प्ट रहता है, बताया था पहले ही। सर्विसेज बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या फिर सेक्टर स्किल काउंसिल, ओके, एग्जाम्प्ट रहेगा। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड सेक्टर स्किल काउंसिल, ये दोनों एग्जाम्पशन रहेगा। आगे, अगर आपने किसी को बिजनेस बेचा है तो भी एग्जाम्प्ट एज अ स्लम सेल। स्लम सेल मतलब कि एक वैल्यू पर बेचा है, बिजनेस असेट्स को नहीं बेचा है आपने, पूरे बिजनेस को एज अ होल बेचा है, तो एग्जाम्पशन मिलेगा। आगे, ये वाला हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ था चार्ज ऑफ जीएसटी में, खाली रिपीटेशन कर रहा हूँ। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू एनी पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन इज एग्जेम्प्ट, ओके, फॉर यूज एज अ रेसिडेंस। मतलब अगर रहने की जगह हम लोग किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो एग्जेम्प्ट, रजिस्टर्ड को दे रहे हैं तो दो केसेस था। अगर सोल प्रोप्राइटर रहेगा, खुद के रेसिडेंस के लिए यूज कर रहा है, तो एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर कोई सोल प्रोप्राइटर या कोई भी है रजिस्टर्ड पर्सन, वो अपने एम्प्लॉयज का वहां पर हेडक्वार्टर रेंट पे ले रहा है, तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर आरसीएम, एंट्री नंबर 5 AA। ओके, चार्ज ऑफ जीएसटी का चैप्टर को अभी रेफर कर सकते हो। आगे, सर्विसेज बाय होटल, इन, गेस्ट हाउस, क्लब और कैंप साइट फॉर रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पज आर टैक्सेबल। देखो यहाँ पर, अगर होटल में आप रहते हो तो टैक्सेबल, लेकिन अगर आप रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए किसी बिल्डिंग में रहते हो तो एग्जिम्पशन है। ओके, आगे, सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर। ओके, हायरिंग एंड रेंटिंग में कुछ डिफरेंस है। ओके, हायरिंग एंड रेंटिंग में कुछ फर्क है। हायरिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन किलोमीटर्स। ओके, चार्जेस जो रहता है वो किलोमीटर बेसिस पे चार्ज होता है। एंड रेंटिंग में क्या होता है, एक पीरियोडिक बिलिंग होता है। ओके, एक पीरियोडिक बिलिंग होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ किलोमीटर्स, टाइम के हिसाब से नहीं, जर्नी के हिसाब से चार्जिंग नहीं होगा। ओके, रेंटिंग में पीरियड के हिसाब से चार्ज होगा, नॉट एज पर किलोमीटर और जितना जर्नी किया। लेकिन हायरिंग में क्या होता है, जितना किलोमीटर आप लोग चले हो उसका मल्टीप्लायर होता है। तो यहाँ पर हायरिंग कवर्ड है, रेंटिंग कवर्ड नहीं है। मतलब रेंटिंग ऑफ ऑल दिस इज टैक्सेबल, बट हायरिंग ऑफ ऑल दिस इज एग्जेप्ट। क्या क्या है, सबसे पहला, अगर हम लोगों ने हायरिंग पे एक मोटर व्हीकल दिया है मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग मतलब एसटी बस। ओके, एसटी बसेस रहता है। तो स्टेट ट्रांसपोर्ट को हम लोगों ने क्या दिया हुआ है, एक मोटर व्हीकल दिया है। ठीक है, यहाँ पर प्रेफरेबली बस ही होगा क्योंकि मोर देन 12 पैसेंजर है। तो बस अगर हम लोगों ने स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को दिया भाड़े पर, तो उस भाड़े पर हमको जीएसटी चार्ज नहीं करना। आगे, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को हम लोगों ने भाड़े पर मोटर व्हीकल दिया जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए काम आने वाला है, तो उस जीटीए से हम लोग को कोई जीएसटी नहीं कलेक्ट करना है। ओके, किसको दिया है हमने, जीटीए को दिया। क्या दिया हम लोगों ने, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का एक व्हीकल दिया। आगे, अगर हम लोगों ने किसी ऐसे ट्रांसपोर्टर को मोटर व्हीकल दिया है, बस दिया है, ओके, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस प्रोवाइड करता है, एंड वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्री स्कूल टू एचएससी को सिखा रहा है। ओके, ये मैंने पहले आपको एजुकेशन में बताया हुआ था। मतलब समझो ए नाम का एक हायरिंग का सर्विस देने वाला पर्सन है, वो बी को सर्विस दे रहा है, एंड बी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस दे रहा है, एंड ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्री स्कूल टू एचएससी है। ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट सेज, सिंस बी इज प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विस टू प्री स्कूल टू एचएससी वाला स्कूल, ओके, तो यहाँ पर ए ने जो बी को हायरिंग पे दिया रहेगा वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट, अगर हमने लोकल अथॉरिटी को इलेक्ट्रिक व्हीकल दिया, ओके, लोकल अथॉरिटी को इलेक्ट्रिक व्हीकल दिया मोर देन 12 पैसेंजर वाला, तो भी एग्जाम्प्ट। या फिर हम लोगों ने अगर
गुड्स ट्रांसपोर्ट का व्हीकल दिया जीटीए को, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो भी एग्जिट। नेक्स्ट यहाँ पर एक देख लेते हैं, टोल चार्जेस एग्जिम्ट रहेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर टोल के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता है। एडिशनल टोल और फीस कलेक्टेड फ्रॉम नॉन फास्टैग व्हीकल। ओके, फास्टैग व्हीकल अगर आपका नहीं है तो आपको एडिशनल कुछ देना पड़ता है, उसके ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं आएगा। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो एग्जिम्ट। 13th, services by way of public conveniences such as provision of facilities of bathroom, washroom, lavatories, urinal और टॉयलेट्स आर exempt। ओके, तो यहाँ पर जो भी सुलभ शौचालय हो गया या फिर कोई भी ऐसे चलते फिरते शौचालय होते हैं, ओके, तो उनने उन्होंने जो भी अपने से चार्जेस कलेक्ट किया रहेगा वो एग्जाम रहेगा। फिर आगे सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज आर एग्जाम। इसमें अमेंडमेंट था। ओके, अमेंडमेंट क्या था? पहले यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफाइड कवर्ड था, जैसे इसरो हो गया, न्यू स्पेस लाइफ हो गया, ओके, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन हो गया, तो ऐसे सब कवर्ड थे, लेकिन अभी इन सबको हटा दिया है एंड सभी को कवर कर लिया एग्जिम्पशन। मतलब कोई भी एंटिटी सैटेलाइट लॉन्च सर्विस प्रोवाइड करेगा तो एग्जिम्पशन मिलेगा। तो अपना ये मिसलेनियस एग्जिम्पशन पूरा हो चुका है। अब हम लोग गवर्नमेंट सर्विस का पहले कर लेते हैं, क्योंकि इंटर वाले वो देख पाएंगे। ठीक है, ओके, ये जो चार्ट है ये हम लोगों ने ऑलरेडी चार्ज ऑफ जीएसटी में किया हुआ है, तो मैं खाली इसको रीड करूंगा। ओके, खाली मैं रिवाइज करवाऊंगा। ये चार्ट हमने किया हुआ है। ओके, वापस वापस रिपीट करके मतलब नहीं, वो वाला चैप्टर वापस देख लो, वही हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ओके, तो हम लोगों ने तीन कैटेगरी में उसको बाइफरकेट की। सबसे पहला कैटेगरी, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ओके, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एक छोटा सा एग्जाम्पशन है, वो सुन लो। अगर एनवलप का वेट 10 ग्राम से अगर कम रहेगा तो एग्जेम्प्ट है, एंड अगर वेट 10 ग्राम से ज्यादा रहेगा देन इट इज टैक्सेबल। ओके, इसको नोट कर लो, शायद चार्ट में मिस आउट हो गया मेरे से। गवर्नमेंट सर्विसेज तीन कैटेगरी है, कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, कैटेगरी थ्री। कैटेगरी वन में, ओके, कैटेगरी वन में देर आर थ्री सर्विसेज। सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ठीक है, ये अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट हुआ, दैट इज इंडियन रेलवेज। सेकेंड इज सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल। मतलब कि अगर गवर्नमेंट रिपेयरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट करता है, रिपेयरिंग ऑफ वेसल करता है, या फिर थर्ड, अगर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पैसेंजर प्रोवाइड करता है, अगर ये तीनों सर्विसेज हैं, ये तीनों सर्विसेज आर ऑलवेज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ओके, आर टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल हो, मतलब कि गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज करेगा। आगे, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब कि गवर्नमेंट का कोई प्रॉपर्टी रहेगा, गवर्नमेंट ने रेंट पे दिया, तो अगर बिजनेस एंटिटी को रेंट पे दिया जो कि रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर आरसीएम में उस बिजनेस एंटिटी को पे करना पड़ता है। अगर अनरजिस्टर्ड होगा तो एफसीएम लगेगा, मतलब कि गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज करके बिलिंग करेगा। एंड अगर अदर देन बिजनेस रहेगा देन इट वुड बी एग्जेम्प्ट। आगे, अदर सर्विसेज, मतलब कि ये चारों को छोड़ के अगर बिजनेस एंटिटी को दिया जिसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ज्यादा है पिछले साल, तो टैक्सेबल अंडर आरसीएम। अगर पिछले साल थ्रेशोल्ड से कम था, ओके, तो इट इज एग्जेम्प्ट। एंड अगर अदर देन बिजनेस को दिया तो इट इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, अभी हम लोग कुछ और एग्जेम्पशंस पढ़ेंगे इन रिलेशन टू गवर्नमेंट सर्विसेज। सबसे पहला, सर्विसेज ऑफ अदर देन वन अबाउ प्रोवाइडेड बाय सीजी एसजी यूटी एलए टू सीजी एसजी यूटी एलए आर एग्जेम्प्ट। ओके, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब सिंपल है, अगर गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट को सर्विस दिया, ओके, तो भी एग्जेम्पशन है। लेकिन अगर फर्स्ट वाला पॉइंट को छोड़ दिया, कैटेगरी वन को छोड़ दिया, तो ही, अगर कैटेगरी वन का सर्विस दिया है गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट को, देन इट विल बी टैक्सेबल। ओके, आगे, फॉर द पर्पज ऑफ सर्विसेज रेफर्ड टू इन अदर देन वन अबाउ, दैट इज टू एंड थ्री अबाउ, प्रोवाइडेड बाय सीजीएसजी यूटीएलए वेयर कंसिडरेशन इज अप टू रुपीज 5,000 आर एग्जाम्प्ट। इसका मीनिंग क्या? देखो,
गवर्नमेंट बोल रहा है कि अगर सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी, ओके, सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी मतलब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर अदर सर्विसेज, तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि इन सर्विसेज का अगर चार्जेस गवर्नमेंट 5,000 रुपीज या उससे कम लेता है तो एग्जेम्प्ट। ये जो एग्जेम्पशन है 5,000 रुपीज तक वाला, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कैटेगरी वन। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अगर आपसे 40 रुपया लेता है तो उसके ऊपर भी जीएसटी आएगा, उसके ऊपर भी जीएसटी आएगा। ओके, आगे। सर्विसेज बाय सीजी एसजी यूटी एलए बाय वे ऑफ गारंटिंग लोन, ओके, टेकन बाय देयर अंडरटेकिंग्स और पीएसयू फ्रॉम बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर एग्जेम्प्ट। अभी सुनो, समझो एक ओएनजीसी करके कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसको आईडीबीआई बैंक से लोन चाहिए। तो आईडीबीआई बैंक बोलता है कि हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट का गारंटी चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी देता है आईडीबीआई को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग गारंटिंग कमीशन सर्विसेज टू ओएनजीसी। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट विल चार्ज समथिंग फ्रॉम ओएनजीसी, तो यहाँ पर दिस सर्विसेज वुड बी एग्जेम्प्ट। कंडीशन क्या है? गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना चाहिए। किसके लिए गारंटी देना चाहिए? पीएसयू के लिए या तो उनकी खुद की अंडरटेकिंग्स के लिए। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीजीएसजी यूटीएलए फॉर टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक और सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन और सेफ्टी ऑफ वर्कर्स आर एग्जिम्ट। तो मतलब कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन करता है, जैसे आईएसओ सर्टिफिकेशन हो गया या फिर एफएसएसएआई का लाइसेंस देती है, ओके, तो ये सब क्यों देती है? क्योंकि वो बिजनेस को एक रिकॉग्निशन मिलता है कि फिट फॉर कंजम्पशन है उनके प्रोडक्ट्स, ओके, द एटमॉस्फेयर इज गुड, वहां पर एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं। तो उन सब सर्विसेज के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट चार्जेस लेती हैं वो सब एग्जेम्प्ट रहेगा। इशुएंस ऑफ पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट आर एग्जेम्प्ट। देखो गवर्नमेंट इन सबको एग्जेम्पशन क्यों दे रही है? क्योंकि ये जो काम है वो प्राइवेट सेक्टर वाले कर ही नहीं सकते। जिधर प्राइवेट सेक्टर वाले काम कुछ कर सकते हैं वहां पर एग्जेम्पशन नहीं देते ये लोग, ओके, टैक्सेबल रखते हैं। जैसे स्पीड पोस्ट को टैक्सेबल रखा क्योंकि प्राइवेट एजेंसीज है, कुरियर एजेंसीज है, तो उन लोग का प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा जीएसटी की वजह से। तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर रहा है? अगर वो सोवरेन फंक्शंस में काम कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट ही वो काम कर सकता है, ऐसा कुछ सर्विसेज है, सो इन दिस केस एग्जेम्पशन दिया जाता है। आगे, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में लिक्विड डैमेजेस में किया। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जिधर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइन्स का पैसा मिल रहा है, ओके, फाइन का पैसा मिल रहा है, वो सारे ट्रांजेक्शन एग्जेम्प्ट रहते हैं। ओके, लिक्विडेटेड डैमेजेस कलेक्टेड बाय सीजी एसजी यूटी एलए आर एग्जेम्प्ट। चलो 7 पॉइंट एकदम डिटेल में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, खाली रीड करके समझ में नहीं आने वाला है, इसीलिए हम लोग उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें। लेकिन इसके पहले एक काम करते हैं, बाकी का जो ये बचा हुआ है वो पहले खत्म कर लेते हैं, क्योंकि एंड में वो करेंगे तो पूरा हम लोग टाइम उसको दे पाएंगे अच्छे से। लास्ट में करेंगे, इसके बाद मिस अपना आईजीएसटी का एग्जामिशन करवा रहा हूँ, एंड देन हम लोग ईआरसीसी का एग्जामिशन कर लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सीजीएसजी यूटीएल है। ओके, अगर कोई पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है, उन सब सर्विसेज में एग्जामिशन कब होगा? सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, इन लोग को सर्विस देने पर कब एग्जामिशन मिलेगा वो अभी हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। सबसे पहला प्योर सर्विसेज, दैट इज लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर हम लोगों ने गवर्नमेंट का कोई काम किया है, बेसिकली हम लोगों ने गवर्नमेंट को लेबर सप्लाई किया, मैन पावर सप्लाई किया, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट को या तो स्टेट गवर्नमेंट को या तो यूनियन टेरिटरी को या तो लोकल अथॉरिटी को। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने लेबर सप्लाई का चार्ज किया है उन लोग को एग्जेम्पशन मिलेगा हमें। समझ में आ रहा है पॉइंट?
आगे, कंपोजिट सप्लाई where value of goods is not more than 25% of total value in relation to any function entrusted to a panchayat under this article. ओके, ये आर्टिकल्स, दो आर्टिकल्स हैं। इन आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि कुछ स्पेसिफाइड फंक्शंस अगर गवर्नमेंट कैरी आउट करता है, ओके, उसके रिलेटेड कोई सर्विस ले रहा है, तो एग्जेम्पशन मिलेगा। जैसे सर्विसेज इन रिलेशन टू वाटर पंप। ओके, वाटर पंप मतलब कि जो टाकी वगैरह रहता है उसका क्लीनिंग सर्विसेज है। तो इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ। लेट अस अज्यूम कि बीएमसी करके एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। ओके, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बीएमसी। बीएमसी ने टेंडर निकाला है। ओके, एक टेंडर निकाला है। इसमें बोलते हैं कि हम लोग को वाटर पंप जो है, ओके, उसका क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, ओके, ये काम करके चाहिए। क्या काम करके चाहिए? क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। अभी हम लोग को टेंडर लगा, हम लोगों ने बोला ठीक है सर, 10 लाख में ये काम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 10 लाख रुपया हम चार्ज करने वाले हैं बीएमसी को, ये एग्जेम्प्ट कब होगा वो सुनो। अगर इस 10 लाख में 2.5 लाख से कम गुड्स लगने वाला है, ओके, 2.5 लाख से कम गुड्स लगने वाला है, तो ये पूरा 10 लाख एग्जेम्प्ट। अगर 2.5 लाख से ज्यादा ये गुड्स में लगने वाला है, देन इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। ओके, 2.5 लाख से कम अगर गुड्स लगने वाला है तो पूरा 10 लाख एग्जेम्प्ट, एंड 2.5 लाख से ज्यादा अगर लगने वाला है गुड्स, तो यहाँ पर पूरा 10 लाख क्या रहेगा? टैक्सेबल रहेगा। गेटिंग इट और नॉट? समझ में आया? आगे, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंटिटी टू CGSGUTLA इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स इज एग्जेम्प्ट। अभी अगर कोई ग्रांट मिलता है, ओके, फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी, अभी ग्रांट मिलने के बाद हमको कुछ कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है। तो अगर कोई गवर्नमेंट एंटिटी को ग्रांट मिला है, ओके, किसको ग्रांट मिला है? गवर्नमेंट एंटिटी। तो वो कुछ कंडीशंस फुलफिल करने वाला है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांट जो दिया जा रहा है उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा। ओके, उसके बाद सर्विसेज टू CGSGUT, यहाँ पर एलए नहीं है। बाय वे ऑफ सेल ऑफ फूड ग्रेन्स, केरोसिन, ओके, केरोसिन, शुगर, एडिबल ऑयल, एटसेट्रा, अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब कि जो राशन की दुकान होती है वो अगर फूड ग्रेन्स बेच रहा है, केरोसिन दे रहा है, या फिर शुगर बेच रहा है, एडिबल ऑयल बेच रहा है, एंड उस पर्सन को जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ कमीशन है या तो मार्जिन है। मार्जिन मतलब 100 रुपये में खरीदा, 105 में बेचा, या तो जितने बेचेगा उसका सर्टन परसेंटेज। तो राशन की दुकान जो भी होती है उनको एग्जेम्पशंस मिलने वाला है। क्लियर है? आगे, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू CGSGUT अंडर एनी इंश्योरेंस स्कीम फॉर विच टोटल प्रीमियम इज पेड बाय CGSGUT, मतलब कि अगर प्रीमियम पे हो रहा है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, ओके, टोटल प्रीमियम अगर ये लोग पे करते हैं तो कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जाम रहेगा। समझ में आया? आगे, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू CGSGUT एडमिनिस्ट्रेशन where 75% or more of expenditure is borne by them are exempt। मतलब कि अगर समझो हम लोग कोई खर्चा इनकर कर रहे हैं, ओके, एज अ लोकल अथॉरिटी हम लोग कोई खर्चा इनकर कर रहे हैं। समझो 10 लाख का हम लोग को खर्चा करना पड़ रहा है। अभी हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि सर आप भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर लो। तो स्टेट गवर्नमेंट बोलता है ठीक है, हम लोग 8 लाख रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, 8 लाख रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, 20%, दैट इज 2 लाख रुपया आप लोग खुद लगा लेना। तो यहाँ पर जो खर्चा होने वाला है, ओके, यहाँ पर जो भी खर्चा होने वाला है, मतलब कोई एक कॉन्ट्रैक्टर होगा वो सप्लाई करेगा। तो यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई करने वाला है जिसमें उस खर्चे का मोर देन 75% CGSGUT ने बेयर किया,
ओके, more than 75% of that amount is borne by CGSGUT, then the transaction would be exempt. Clear है? आगे, sanitation and conservancy services are procured by Indian Army or any other government ministry or department, okay, which does not perform any function listed in 11-12 schedule, then they are taxable. मतलब कि अगर सैनिटेशन एंड कंजर्वेंसी सर्विसेज लिया है, जैसे यूरिनल वगैरह रहता है मालूम है, ओके, उसका सैनिटेशन वगैरह, कंजर्वेंसी सर्विसेज, तो अगर 11th एंड 12th शेड्यूल के हिसाब से रहेगा तो इट इज एग्जेप्ट, लेकिन अदर देन 11-12 शेड्यूल रहेगा देन इट विल बी टैक्सेबल. लास्ट वन, accommodation services provided by Air Force mess or any other similar mess to their personnel or any person other than business entity are exempt. मतलब आपने देखा रहेगा कि जो भी एयरफोर्स में काम करते हैं वो लोग आजू बाजू में ही रहते हैं मेस में, तो जो एयरफोर्स में काम कर रहे हैं वो एयरफोर्स का जो एंटिटी है, गवर्नमेंट एंटिटी, वो उन एम्प्लॉय से कुछ चार्ज करता है अकोमोडेशन सर्विस के लिए, तो वो अकोमोडेशन सर्विसेज एग्जेम्प्ट रहेगा. क्लियर है क्या? तभी हम लोग आईजीएसटी एग्जेम्पशन कर लेते हैं. आईजीएसटी एग्जेम्पशन एप्लीकेबल ओनली टू सीए फाइनल, सीएमए फाइनल. ओके, चलो, सबसे पहला ये कट हो चुका है, ओके, फिर भी मैं पढ़ के बता रहा हूँ. सर्विसेज रिसीव्ड बाय आरबीआई इन रिलेशन टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर एग्जेम्प्ट. ओके, पहले एग्जेम्प्ट था, अभी इसको टैक्सेबल कर दिया गया. हाँ, तो पहले क्या था, अगर आरबीआई सर्विस लेता है आउटसाइड इंडिया से इन रिलेशन टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, पहले एग्जाम था, अभी क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा. ये हम लोगों ने सेकंड पॉइंट ऑलरेडी पढ़ लिया है. ओके, थर्ड पॉइंट, सर्विसेज सप्लाइड बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पर्सन इन इंडिया टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दैट पर्सन आउटसाइड इंडिया, ओके, विच आर डिस्टिंक्ट पर्सन आर एग्जेम्प्ट. ओके, इसका लॉजिक मैंने नीचे लिखा हुआ है. ओके, लॉजिक यहाँ पर नीचे लिखा हुआ कर गया. Here. नहीं, वो लॉजिक शायद से हटा दिया, मैं आपको बता देता हूँ. देखो, अभी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए कुछ कंडीशंस. ओके, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए कुछ कंडीशंस है. क्या कंडीशंस है, याद करो. सबसे पहला, सप्लायर इंडिया में होना चाहिए, रिसिपिएंट इंडिया के बाहर होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर होना चाहिए, पैसा फॉरेन एक्सचेंज में मिलना चाहिए, एंड डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होना चाहिए. ये पांचों कंडीशन फुलफिल होने पर क्या रहेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा, सॉरी, एक्सपोर्ट मिलेगा. ओके, एक्सपोर्ट का ट्रीटमेंट मिलेगा. लेकिन जो पांचवा कंडीशन है, मतलब अगर आप डिस्टिंक्ट पर्सन हुए, दैट इज आपका इस्टेब्लिशमेंट रहा इंडिया के बाहर, उसको सर्विस दिया तो एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा. अगर एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा तो टैक्सेबल हो जाएगा, अगर एग्जेम्पशन नहीं रहेगा तो. वापस से रिपीट करता हूँ, फिफ्थ पॉइंट, जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का कंडीशन है, फिफ्थ पॉइंट, उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होना चाहिए. ओके, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा है. मतलब अगर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन अगर होगा तो क्या ट्रीटमेंट मिलेगा, तो क्या ट्रीटमेंट मिलता, अगर एग्जेम्पशन नहीं होता तो टैक्सेबल हो जाता. तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विस दिया तो इट विल बी एग्जेम्प्ट. क्लियर है क्या, टैक्सेबल नहीं होगा. आगे, import of services by United Nations or specified international organization for official use of United Nation or specified international organization are exempt. मतलब कि यूएन या फिर कोई इंटरनेशनल स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस करती है तो वो एग्जेम्प्ट रहता है.
उसके बाद इंट्रास्टेट सप्लाईज रिसीव्ड बाय टीडीएस डिडक्टर फ्रॉम एनी अनरजिस्टर्ड सप्लायर आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी. Okay, intrastate supplies of goods or services received by deductor under Section 51 from any unregistered supplier is exempt provided registration is not taken by deductor to make any taxable supply. देखो, अगर समझो मैंने सर्विस दिया है, किसको दिया सर्विस? टैक्स डिडक्टर को, मतलब गवर्नमेंट एजेंसी, ओके, लोकल अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सोसाइटी established by CGSG or any authority set up by act of parliament with a voting power more than 51% by CGSG. तो ऐसे लोगों को अगर मैंने सर्विस दिया तो वो सर्विस एग्जेम्प्ट रहेगा. समझ में आ रहा है? सर्विस ही एग्जेम्प्ट रहेगा, मतलब कोई टैक्स पे ही नहीं करना. समझा है पॉइंट? पर कंडीशन है कि जो टैक्स डिडक्टर है उसने नंबर टैक्स को डिडक्ट करने के लिए ही लिया है. ओके, उसके पास कोई दूसरा नंबर नहीं है टू टू प्रोवाइड एनी टैक्सेबल सप्लाई. ओके, समझो कि एक टैक्स डिडक्टर है से बीएमसी. ओके, बीएमसी सब सर्विसेज जो देता है वो क्या है? से दे आर एग्जेम्प्ट. तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, पर उनको टैक्स काटना पड़ेगा, इसलिए उन लोगों ने क्या किया? टीडीएस का नंबर लिया. ओके, दे आर टेकिंग टैक्सेबल सप्लाई बट प्रोवाइडिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई. तो एग्जेम्प्ट सप्लाई अगर आपका आउटवर्ड है तो आपको नंबर लेने का जरूरत नहीं है, पर आपका टैक्सेबल सप्लाई आ रहा है तो टीडीएस तो कट करना पड़ेगा. सो अगर टीडीएस कट करने वाला नंबर लिया है बट नॉर्मल नंबर नहीं लिया, तो यहाँ पर जो भी सर्विसेज उनको मिल रही है दे आर एक्सेप्ट. आगे, अगर एसईजेड ने सर्विस इंपोर्ट किया देन इट विल बी एग्जेम्प्ट. ओके, लेकिन कंडीशन क्या है कि ऑथोराइज्ड ऑपरेशन के लिए वो होना चाहिए. ऑथोराइज ऑपरेशन आर नोटिफाइड. ओके, ऑथोराइज ऑपरेशन गवर्नमेंट नोटिफाई करके रखा हुआ. 64 ऑपरेशन है, वो नोटिफाइड है. समझ में आया पॉइंट? तो 64 सर्विसेज है जो एग्जेम्प्ट है. ओके, तो ये सब सर्विसेज अगर लिया है एसईजेड ने इंडिया के बाहर से तो एग्जेम्प्ट है. एंड अगर डीटीए से लिया रहेगा तो जीरो रेट सप्लाई माना जाएगा, तो कोई जीएसटी पे करने का जरूरत नहीं. आगे, अभी एक कॉस्ट पेट्रोलियम एंड प्रॉफिट पेट्रोलियम के ऊपर एक पॉइंट है, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट पेट्रोलियम, ओके, इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सीजीएसटी. अभी यहाँ पर क्या होता है? फॉर एग्जांपल, कोई नेचुरल गैस या फिर पेट्रोलियम क्रूड का माइनिंग कर रहा है. ओके, कोई लीज होल्डर, माइनिंग होल्डर, लाइसेंस होल्डर जो रहता है वो माइनिंग वगैरह कर रहा है. तो जितना भी वो कॉस्ट इनकर करता है, ओके, जितना भी वो कॉस्ट इनकर करता है अंडर लाइसेंसर लाइसेंसी एग्रीमेंट, ओके, वो कॉस्ट जितना भी इनकर कर रहा है वो कॉस्ट का जो रिकवरी कर रहा है बेच करके, तो कॉस्ट के रिकवरी के अगेंस्ट जो भी पैसा आ रहा है इट इज कॉल्ड एज कॉस्ट पेट्रोलियम. ओके, कॉस्ट पेट्रोलियम मतलब क्या होता है? अभी फॉर एग्जांपल ओएनजीसी है. ओके, ओएनजीसी एंड से सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है. ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? एक ये कॉन्ट्रैक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन लाइसेंस टू ओएनजीसी. ओएनजीसी सब एक्सप्लोरेशन का कॉस्ट इनकर करेगा. ओके, जितना भी माइनिंग का खर्चा होता है वो ओएनजीसी इनकर करता है. ओके, ऑन द बिहाफ ऑफ दिस एग्रीमेंट. तो गवर्नमेंट सेज जो कॉस्ट ओएनजीसी इनकर कर रहा है, ओके, इट इज नॉट ट्रीटेड एज सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, ये सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया ऐसा नहीं. गेटिंग इट और नॉट? क्योंकि अगर समझो जॉइंट वेंचर है, ओके, को वेंचरर ए एंड बी है. ओके, बी अगर काम करता है ऑन द बिहाफ ऑफ जॉइंट वेंचर, सो बी इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू जॉइंट वेंचर. तो वैसे ही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ओएनजीसी का कॉन्ट्रैक्ट है, इफ ओएनजीसी इज डूइंग ऑल दिस वर्क, so this is not treated as ONGC providing services to central government. ओके, अभी ओएनजीसी क्या करता है? जितना भी उसका कॉस्ट इनकर हुआ है वो कॉस्ट पूरा रिकवर करता है. तो दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट पेट्रोलियम. इट इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी. ओके, नो जीएसटी ऑन दिस कॉस्ट पेट्रोलियम. अभी ओएनजीसी क्या करता है? जितना भी उसको प्रॉफिट हुआ है
वो प्रॉफिट का सर्टन परसेंटेज सेंट्रल गवर्नमेंट को शेयर करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो प्रॉफिट मिला है फ्रॉम ओएनजीसी थ्रू माइनिंग, उस प्रॉफिट पेट्रोलियम के ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। सो कॉस्ट पेट्रोलियम एज वेल एज प्रॉफिट पेट्रोलियम, सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर, बोथ आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो ये अपना कॉस्ट पेट्रोलियम भी हो गया। अभी एक अमेंडमेंट आया है, ओके, ओशन फ्रेट के ऊपर, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अमेंडमेंट के लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ था, कि मैं यहाँ पर आपको अलग से बता देता हूँ। मैं व्हाइट बोर्ड पे अभी थोड़ा सा लिखता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग क्या देख रहे थे? ओशन फ्रेट का अमेंडमेंट एक बार मैं बता देता हूँ, एक्सिम्शन चैप्टर में वो क्या अमेंडमेंट है। भी ये अमेंडमेंट ऑलरेडी गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बताया ही होगा। ओके, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। अगर आप लोग वेसल के थ्रू कुछ मंगवा रहे हो, ओके, वेसल के थ्रू अगर कुछ गुड्स आप लोग मंगवाते हो वेसल के थ्रू, तो यहाँ पर जो फ्रेट चार्ज होने वाला है, फ्रेट, ओके, दिस फ्रेट इज द पार्ट ऑफ सी आई एफ वैल्यू, ओके, जिसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड आईजीएसटी एज पर कस्टम्स एक्ट लगने वाला है। ओके, सी आई एफ वैल्यू जो है, ठीक है, इसके ऊपर बीसीडी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। तो यहाँ पर कुछ केस लॉस वगैरह हुआ, ओके, मतलब हम लोगों ने रिट पिटिशन फाइल किया, लोगों ने रिट पिटिशन फाइल किया, मोहित मिनरल्स करके एक कंपनी है, उसने क्या फाइल किया कि ये फ्रेट जो है, ओके, ऑलरेडी सीआईएफ के अंदर तो इंक्लूडेड है, इसके ऊपर आईजीएसटी तो आपको मिल ही रहा है कस्टम ड्यूटी के नाम से, अब जीएसटी वापस से आप आरसीएम में क्यों मांग रहे हो? ओके, तो बहुत इसमें डिबेट वगैरह हुआ, एंड बाद में ये फाइनल डिसीजन आया, ओके, सुप्रीम कोर्ट से, कि ये फ्रेट ऑलरेडी एफ करके सीआईएफ में इंक्लूडेड, तो इसके ऊपर हमको ऑलरेडी कस्टम ड्यूटी मिल चुका है। तो जीएसटी में एग्जेम्पशन डाल दिया अभी विथ इफेक्ट फ्रॉम दिस अटेम्प्ट। क्या एग्जेम्पशन डाला कि अगर वेसल से आप कुछ इंपोर्ट करते हो एंड आपने अगर फ्रेट का पेमेंट किया, ओके, दिस फ्रेट वुड बी एग्जेम्प्ट, दिस फ्रेट वुड बी एग्जेम्प्ट। समझा पॉइंट? अभी एग्जेम्पशन आने के वजह से आरसीएम में से वो एंट्री को निकाल दिया, ओके, आरसीएम में से वो एंट्री को यहाँ से हटा दिया। आ रहा है समझ में? आरसीएम एंट्री इज डिलीटेड। सबको क्लियर है पॉइंट? तो वेसल का जो फ्रेट है वो एग्जेम्प्ट है, एंड आरसीएम के एंट्री से भी वो निकल चुका है, तो ये अमेंडमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग बात करते हैं ईआरसीसी का, ओके, ईआरसीसी में यहाँ पर बोर्ड पे पूरा बता रहा हूँ। So, इसके बाद एग्जामिशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा पहली बार में। ट्राई करना पहली बार में समझ में आ जाए, नहीं तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। अभी एक कंपनी है जिसका नाम है ओएनजीसी, एंड एक कंपनी, सॉरी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ओके,
भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ओएनजीसी को माइनिंग करने का परमिशन देता है। ओके, माइनिंग करने का परमिशन, ये रोड है, ठीक है, इसके नीचे एग्जाम्पल ओएनजीसी इज एक्सपेक्टिंग सम मिनरल्स टू बी देयर, तो माइनिंग करना पड़ेगा तभी तो समझेगा कि इसके नीचे मिनरल है या फिर पत्थर है। तो ओएनजीसी ऐसे ही डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकता माइनिंग, इसको क्या लगेगा, इसको परमिशन लगेगा, दैट इज लाइसेंस लगेगा। तो ये लाइसेंस के बेसिस पे ओएनजीसी क्या करता है, माइनिंग शुरू कर सकता है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ओएनजीसी से क्या क्या मांगता है, ओएनजीसी से एक रेंट मांगता है कि ये जगह आप इतना टाइम तक यूज करोगे फॉर एक्सप्लोरेशन माइनिंग पर्पस, तो आप एक फिक्स रेंट पे दे देना। एंड रॉयल्टी भी चाहिए रहेगा। ओके, रॉयल्टी वुड बी बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ माइनिंग। ओके, मतलब कि जितना माइनिंग मिनरल निकला है, ओके, मिनरल प्रोड्यूस्ड और सोल्ड जो भी रहेगा इनका टर्म्स, उसके हिसाब से क्या रहेगा, रॉयल्टी भी मिलना चाहिए। ओके, रॉयल्टी भी मिलना चाहिए। सो रेंट एंड रॉयल्टी इज द कंसिडरेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग टोटल टू बी 50 लाख रुपीज, की हम लोग को 50 लाख रुपया तो रफली मिलना ही चाहिए। ओके, ये काम से। अब ध्यान से सुनना, ओएनजीसी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सब पैसा पे करने वाला है, ये सब पैसा पे करने वाला है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज बेसिकली द सप्लायर एंड ओएनजीसी इज द रिसिपिएंट। समझा पॉइंट, ओएनजीसी इज द रिसिपिएंट। ये गवर्नमेंट सर्विस है। ओके, गवर्नमेंट सर्विस में हम लोगों ने देखा हुआ है रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है, मतलब ओएनजीसी वुड बी लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम ऑन अमाउंट पेड अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये लाइसेंस के लिए जो भी पेमेंट करेगा ओएनजीसी, उसके ऊपर आरसीएम आएगा। सो वॉट एवर अमाउंट ओएनजीसी इज गोइंग टू पे टू सेंट्रल गवर्नमेंट वुड बी टैक्सेबल अंडर आरसीएम। यहां तक समझा? ओके, अभी आगे। सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रहा है 50 लाख रुपए मिलेगा, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के दिमाग में और एक सवाल भी आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे का नीड अभी के अभी है। ओके, अर्जेंट नीड ऑफ फंड्स, लेकिन ये जो माइनिंग करने वाला है वो सालों साल करने वाला है, 2-3 साल तक। एंड देर इज अ रिस्क ऑफ दैट, पत्थर निकला तो ओके, रिस्क दैट प्रोजेक्ट माइट बी अ फेलियर, तो इसका रिस्क भी है। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं जिसका नाम होगा ERCC। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू अपॉइंट ERCC। ओके, ERCC का फुल फॉर्म इज एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। ओके, ERCC करके एक बंदा है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उस बंदे को ये बोलता है कि देखो, हम लोग को लग रहा है कि 50 लाख रुपया मिलेगा। ओके, हम लोग को लग रहा है 50 लाख रुपया मिलेगा। तो अभी आप एक काम कर सकते हो, अगर 50 लाख से ज्यादा मिला तो वो पूरा आपका, दैट इज एक्सेस रॉयल्टी अगर मिलती है तो पूरी आपकी। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेज कि ये जो 50 लाख का हम लोग को मिलने वाला है, ओके, ये रॉयल्टी मिलने वाला है, रेंट मिलने वाला है, ये रॉयल्टी मिलने का जो पावर है वो हम लोग आपको देते हैं। मतलब कि अभी आप लोग कलेक्ट करना रॉयल्टी को। ओके, रेंट रॉयल्टी जो भी है वो पूरा टोटल अमाउंट एक आप ही कलेक्ट करो, ऐसा समझ के चलो। सो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ERCC को राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी ट्रांसफर करता है। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज ट्रांसफरिंग और असाइनिंग, ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको लिखना है तो असाइनिंग राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी, असाइनिंग राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी टू ERCC फॉर रुपीज 50 लाख। ओके, 50 लाख रुपए में राइट दिया इसको। अब ERCC का फायदा क्या, अगर प्रोजेक्ट बहुत हिट होता है, एकदम बम्पर गया, ठीक है, करोड़ों रुपए का रॉयल्टी वगैरह मिला,
ओके, तो ईआरसीसी को 50 लाख का प्रॉफिट आएगा, क्योंकि 1 करोड़ इज द कंसिडरेशन रिसीव्ड एंड 50 लाख वॉज द कॉस्ट। समझ में आ रहा है? सो ईआरसीसी अग्री टू द प्रोजेक्ट, क्योंकि ओएनजीसी का उसने प्रोजेक्ट स्टडी किया, उसको लग रहा है कि हाँ मिलेगा, तो उसने 50 लाख रुपए में खरीदा। सो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ईआरसीसी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इज अगेन अ सप्लायर एंड ईआरसीसी इज द रिसिपिएंट। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब अगर रिसिपिएंट ईआरसीसी है तो उसको आरसीएम में पे करना चाहिए, क्योंकि उसको आरसीएम में पे करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है कि सिंस ओएनजीसी इज गोइंग टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, ERCC you do not pay tax under RCM, you take exemption as per entry number 65B। ओके, ये एंट्री में लिखा है कि ERCC इज नॉट गोइंग टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। क्यों नहीं पे करेगा? क्योंकि जो 50 लाख रुपया ईआरसीसी को मिलने वाला है थ्रू ओएनजीसी, इसके ऊपर ऑलरेडी ओएनजीसी इज गोइंग टू पे टैक्स ना। देखो, नहीं तो डबल हो जाता। कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ईआरसीसी को राइट दे रहा है, उस पर ईआरसीसी पे कर रहा है, एंड ओएनजीसी जो पे करने वाला है उस पे ये आरसीएम में भी पे करेगा, तो डबल डबल हो जाएगा। तो एक जगह पे तो एग्जेम्पशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि ईआरसीसी आप जीएसटी पे मत करो, क्योंकि यू डोंट पे जीएसटी, यू डोंट पे जीएसटी, आप एग्जेम्पशन ले लो। क्यों एग्जेम्पशन दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि इस 50 लाख के ऊपर जीएसटी कौन पे करने वाला है? 18%, 50 लाख के ऊपर 9 लाख रुपया। 9 लाख रुपया इज गोइंग टू बी पेड बाय ओएनजीसी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ईआरसीसी को एग्जेम्पशन दे रहा है कि भाई 50 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी आप पे मत करो। लेकिन लेकिन मान के चलते हैं कि ओएनजीसी हैज पेड ₹70 lakhs टू ईआरसीसी, तो गवर्नमेंट को आरसीएम पे कितना मिला रहेगा? कैन आई से 70 lakhs इंटू 18%, दैट इज 10,26,000 रुपीज गवर्नमेंट को मिला। ओके, मेरे को कैलकुलेशन नंबर 126 आ रहा है क्या? 126, दैट इज मतलब 12,60,000 आ रहा है शायद से, जो भी है कैलकुलेशन, 12,60,000 अगर आ रहा है। सो ओएनजीसी इज पेइंग टैक्स अंडर आरसीएम ऑन ₹70 lakhs। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि मैंने 50 लाख का एग्जेम्पशन दिया था ईआरसीसी को, ओके, एंड ओएनजीसी ने मेरे को 50 लाख के ऊपर जीएसटी दी, मतलब 50 लाख से ज्यादा पे जीएसटी दिया। तो एग्जेम्पशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज ओके, प्रॉपर एग्जेम्पशन है, प्रॉपर एग्जेम्पशन, देयर इज नो रिस्क। लेकिन रिस्क कब होगा? रिस्क तब होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट ईआरसीसी को एग्जेम्पशन देता है 50 लाख का, लेकिन ओएनजीसी गवर्नमेंट को 50 लाख से कम पे जीएसटी देता है, जैसे 30 lakhs पे। ओके, ओएनजीसी ने अगर सिर्फ 30 लाख रुपया ही पे किया ईआरसीसी को, बोलता है कि नहीं माइनिंग हुआ ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं और नीचे पत्थर मिला, 30 लाख रुपया ही हुआ, तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को टेंशन आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा भैया मैंने एग्जेम्पशन तो दिया 50 लाख का ईआरसीसी को, उससे आरसीएम नहीं लिया 50 लाख पे, लेकिन मेरे को आरसीएम कितने पे मिला? 30 लाख पे। मतलब ओएनजीसी से 30 लाख पे आरसीएम मिल रहा है, ओके, बट एग्जेम्पशन ज्यादा चला गया ना 20 लाख का। तो गवर्नमेंट से ये जो 20 लाख है, ये 20 लाख को वो लोग बोलते हैं शॉर्टफॉल। इस शॉर्टफॉल पे जीएसटी कौन पे करेगा? ईआरसीसी पे करेगा। इस शॉर्टफॉल पे जीएसटी ईआरसीसी पे करेगा। समझा पॉइंट? मतलब अगर माइनिंग लीज होल्डर दैट इज ओएनजीसी इज पेइंग जीएसटी ऑन हायर अमाउंट देन अमाउंट एग्जेम्प्टेड टू ईआरसीसी, देन ईआरसीसी आरसीएम में कुछ भी पे नहीं करेगा, पूरे के ऊपर ओएनजीसी देगा 70 लाख के ऊपर। लेकिन अगर अगर जितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया था ईआरसीसी को, उससे कम पे जीएसटी मिला है गवर्नमेंट को थ्रू ओएनजीसी, जैसे 30 लाख पे, तो ऐसे केस में जो शॉर्टफॉल अमाउंट था 20 लाख का, शॉर्टफॉल कैसे आया? जितना एग्जेम्पशन दिया माइनस जितने पे ओएनजीसी ने गवर्नमेंट को दिया, वो शॉर्टफॉल अमाउंट के ऊपर जीएसटी कौन पे करेगा? ईआरसीसी पे करेगा अंडर आरसीएम। क्लियर है पॉइंट पूरा? चलो अभी हम लोग इसको रीड कर लेते हैं, अभी आपको समझ में आएगा ये।
ERCC is a person to whom government has authorized to collect royalty on their behalf from mining leaseholder, मतलब ONGC से कलेक्ट करेगा. Mining leaseholder are liable to pay GST under RCM on such service. ERCC and government enters into a contract wherein ERCC is required to collect the amount as per agreement. Accordingly, services supplied by CGSG to ERCC by way of assignment of right to collect royalty are exempt. This exemption is restricted. मतलब जो 50 लाख का exempt है ये restricted है कितना. This exemption is restricted to the amount of GST paid by mining leaseholder. मतलब कि जितना माइनिंग लीज होल्डर जीएसटी पे करेगा, ओके, जीएसटी पे करेगा उस अमाउंट तक एग्जेम्पशन. कौन समझा? अपने वाले केस में 30 लाख रुपए पे ओएनजीसी ने पे किया, तो 30 लाख वुड बी एग्जेम्प्ट टू ईआरसीसी. तो 20 लाख रुपया जो है उस पे नहीं किया ओएनजीसी ने, तो यहाँ पर 20 लाख इज द शॉर्टफॉल अमाउंट. ओके. ईआरसीसी शैल बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन द डिफरेंस बिटवीन जीएसटी एग्जेम्प्टेड, ओके, 9 लाख रुपया पहले एग्जेम्प्ट किया, माइनस ओएनजीसी ने 30 लाख के ऊपर जीएसटी पे किया, दैट इज 30 लाख इंटू 18%, 5.4 lakhs. सो जितना भी डिफरेंस आंसर आया, दिस अमाउंट शैल बी पेएबल बाय ईआरसीसी. क्लियर है सबको? ओके, तो अपना पूरा खत्म हो गया. ओके, एंटायर एग्जाम्शंस आर क्लोज्ड. थैंक यू सो मच. बाय बाय.